हेलो मेरी प्यारी एचआईवी फैमिली। आज हम फिर एचआईवी एड्स एक्ट 2017 को ही आगे बढ़ाने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि ये एक्ट कैसे बना, कब कब इसको राज्यसभा लोकसभा में पास किया गया और ये क्यों बनाया गया। अब जब ये एक्ट बना और इसे वर्क प्लेसेस पे, आरटी सेंटर्स पे या सबको ये समझाया गया, तो जो हमारे वर्कर्स हैं, जैसे हम लोग ही हैं, हम लोगों को लगा था कि अरे ये तो गलत है, मतलब पेशेंट के साथ डिस्क्रिमिनेशन कह के, तो कोई भी पेशेंट डिस्क्रिमिनेशन कह के स्टाफ को भी कुछ कह सकता है। पर ये ऐसा नहीं है। ये एक बहुत ही इस जो एक्ट की स्पिरिट है उसको बोलते हैं कि करेक्शनल स्पिरिट है। ये नहीं है कि पेशेंट को राइट है कि पेशेंट आवाज उठा सकता है स्टिग्मा डिस्क्रिमिनेशन के लिए, पर ये ऐसा एक्ट नहीं है जैसे कि SC/ST एक्ट में अगर आप किसी से डिस्क्रिमिनेशन करते हैं तो आपका नॉन बेलेबल, आपका वारंट होता है, आपको अरेस्ट कर सकते हैं, आपको जेल हो सकती है। इसमें अगर आपने डिस्क्रिमिनेशन किसी में की है तो इसका मतलब है कि उस इंसान को थोड़ी एजुकेशन की जरूरत है, उसको थोड़ी बिहेवियरल थेरेपी की जरूरत है और उसका माइंड चेंज करने की जरूरत है। हमें इस समाज को बदलने की जरूरत है। इसलिए जो स्पिरिट है इस एक्ट की वो करेक्शनल है, यानी जिसने गलती की है उसको हम करेक्ट करवाएं और उसकी जो सोच है उसको बदलें। एक जो HIV नेगेटिव लोग हैं उनकी थोड़ी पॉजिटिव थिंकिंग करने का एक ये रास्ता है ये एक्ट। तो अगर किसी से कोई गलती होती है, कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो उसको समझाया जाता है और खुद कुछ करेक्ट किया जाता है, उसको थोड़ा समझाया जाता है कि उसने अपनी गलती कैसे सुधारनी है। और फिर अगर किसी को समझाने के बाद, करेक्शनल मेजर्स लेने के बाद कुछ नहीं सुधरता, तो फिर रेक्टिफिकेशन की जाती है। रेक्टिफिकेशन की जाती है जैसे उसका जो रॉन्ग एक्ट रहा होगा बंदे का, जिसने डिस्क्रिमिनेशन किया होगा, उसको करेक्ट करवाया जाता है, या उसको बोला जाता है किसी NGO में जहाँ पे PLHIVs हो, NGO वगैरह में जाके आप काम करो PLHIVs के साथ। तो जब आप PLHIVs के साथ काम करते हो तो PLHIVs से प्यार आपको हो ही जाता है, तो डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो ही जाती है। तो ऐसे कुछ मेजर्स लिए जाते हैं डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए, क्योंकि ज्यादातर ये डिस्क्रिमिनेशन जो है ये वर्क प्लेसेस पे या हेल्थ केयर सिस्टम में या स्कूलिंग में होती है, तो वहां पे पनिशमेंट देने का मतलब नहीं है, उनका बिहेवियर चेंज करने का मतलब है। तो ये जो करेक्टिव और रेक्टिफिकेशन मिलके ये उन लोगों का बिहेवियर चेंज करते हैं और एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट बनाते हैं हमारे PLHIVs के लिए। तो जो हमारा पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर में सिर्फ डेफिनेशंस हैं कि इसमें कवर किसको किया जाएगा। सबसे पहले तो प्रोटेक्टेड पर्सन इसमें टर्म यूज की है। प्रोटेक्टेड पर्सन 3 चीजों के लिए यूज करते हैं। HIV पॉजिटिव पर्सन है, या कोई इंसान जो एक HIV पॉजिटिव पर्सन के साथ रह रहा है, साथ रहता है, रिजाइड करता है, को इनहैबिट करता है और उसके साथ रहता है, या कोई इंसान जो HIV पॉजिटिव पेशेंट के साथ रह चुका है या उसके साथ जो रेजिडेंस है वो शेयर कर रहा है, कर रहा था। मतलब इसमें 3 क्लॉज आ गए। एक तो HIV पॉजिटिव पर्सन, एक HIV पॉजिटिव पर्सन के साथ जो रह रहा है, रिलेशनशिप में है, या उनके साथ को इनहैबिट कर रहा है, यानी कि रेजिडेंस उनके साथ शेयर कर रहा है, या जो इंसान उनके साथ रह चुका है और को इनहैबिट कर चुका है उनके साथ रेजिडेंस वगैरह, तो वो भी इसमें कवर हो जाते हैं। ये जो रह रहा है, मतलब इसमें हम बोलते हैं रिजाइडिंग और को इनहैबिटिंग। इसमें आपके सेक्सुअल पार्टनर्स भी आ सकते हैं, आपकी फैमिली भी आ सकती है, आपके फ्रेंड्स भी आ सकते हैं। तो ये जो आपके रिलेशन में रहे हैं उनको भी प्रोटेक्ट करता है। तीसरे नंबर पे ये प्रोटेक्ट करता है हेल्थ केयर पर्सनल्स को, जो कि HIV पॉजिटिव के साथ डील करते हैं हेल्थ केयर सेटिंग में। मतलब उनको कैसे प्रोटेक्ट करता है, वही उनको पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइल एक्सेस प्रोवाइड कराई जाती है और उनको मतलब एक एनेबलिंग उनका भी एनवायरनमेंट बनाया जाता है जहाँ उनका एक्सपोजर कम, रिस्क रिडक्शन, जैसे उनको प्रॉपर PEP किट्स वगैरह देंगे और उनको सारा ग्लव्स वगैरह देंगे, और नीडल्स जो होती हैं उनकी स्पेशल होती हैं, वैक्यूटेनर्स होते हैं उनके, तो वो सब सामान उनको दिया जाता है जिससे उनको खुद प्रिक ना हो, उनको HIV की इन्फेक्शन के चांसेस ना हो, तो उनकी भी केयर की जाती है।
ये जो एक्ट है ये एप्लीकेबल है थ्रू आउट कंट्री इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। तो ये बहुत ब्यूटीफुल एक्ट है। ये पूरे इंडिया में सारे PLHIVs और उनके साथ रहे हुए लोगों को या जो रहते हैं लोगों को और जो उनके साथ काम करते हैं सबको कवर करता है। जो इसका चैप्टर 2 है उसका सेक्शन 3 और 4 है प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स। किन एक्ट्स को ये HIV एड्स एक्ट प्रोहिबिट करता है? वो प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन को। कहाँ? डिस्क्रिमिनेशन एट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ये पहले होता था, अब कम देखते हैं। जैसे मैं आपको बता रही थी कि हम लोग 15 साल से काम कर रहे हैं, ऑलमोस्ट हमारे पूरे सेंटर का स्टाफ पुराना है, तो हमारे पास ऐसे बड़े केसेस आते थे, खास तौर पे विलेजेस में जहाँ पे बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाता था उनका स्टेटस जानने के बाद। एक दो बार हमारे केयर जो CSC के वर्कर्स हैं वो गए भी थे, आउटरीच वर्कर, और उन्होंने कहा था बाकी बच्चे रिस्क पे हैं। तो ये एक्ट उस चीज को, डिस्क्रिमिनेशन को जो है उसको प्रोहिबिट करता है कि कोई भी ऐसे नहीं कर सकता, स्कूल से नहीं निकाल सकता। कुछ पेशेंट्स को दिक्कत आती है कई बार कि हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट नहीं किया जाता या उनकी सर्जरी डिनाई की जाती है स्पेसिफिकली। अगर कोई भी डॉक्टर किसी भी पेशेंट की सर्जरी जो कि बहुत जरूरी है और नहीं कर रहा, तो वो डिस्क्रिमिनेशन के अंदर कंसिडर होगा और उसको सर्जरी करनी पड़ेगी। तो ये हमारा एक राइट है जो हमें बिल्कुल पता होना चाहिए और हमें इसके लिए एक स्टैंड लेना चाहिए। तीसरा है तीसरा है प्रॉपर्टी राइट्स। प्रॉपर्टी राइट्स मतलब आपको आपके घर में से जो आपका प्रॉपर्टी का हिस्सा है वो बिल्कुल मिलना चाहिए। आप जहां भी चाहे वहां प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, और आपको अगर कहीं रह रहे हैं और वहां पे ओनर को आप रेंट पे हैं, ओनर को पता लग जाता है HIV है आपको, तो वो इस बेसिस पे आपको निकाल नहीं सकता। अगर वो निकालता है तो वो डिस्क्रिमिनेशन है और वो उस एक्ट के अंडर आ जाता है और उसको उसकी पेनल्टी देनी पड़ेगी। देन मूवमेंट एलिजिबिलिटी टू स्टैंड फॉर एंड होल्ड पब्लिक ऑफिसेज। कोई भी PLHIV पब्लिक ऑफिसेज होल्ड कर सकता है, इलेक्शंस लड़ सकता है, चैनल्स बना सकता है, अपना ऑफिस बना सकता है, NGOs बना सकता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। ये बेसिक राइट है PLHIVs का और ये एक्ट इसको सिक्योर करता है। और सेकंड पार्ट इसमें आ जाता है टू प्रोहिबिट प्रोपगेशन ऑफ फीलिंग्स ऑफ हेट्रेड, डिस्क्रिमिनेशन और फिजिकल वायलेंस रिलेटेड टू HIV एड्स। तो ये क्रिमिनल एक्ट के प्रोविजन में आ जाता है। अगर PLHIVs को कोई भी फिजिकली हर्ट करेगा या उनकी फीलिंग्स को उनके साथ हेट्रेड की फीलिंग्स शो करेगा या उनके बारे में लोगों को बताएगा, उनका डिस्क्लोजर करेगा, तो ये एक क्रिमिनल ऑफेंस की तरह माना जाएगा और प्यूनिटिव होगा और उनको पनिशमेंट भी मिल सकती है। अब हम बात करेंगे चैप्टर 3 की सॉरी। तो चैप्टर 3 बात करता है इन्फॉर्म्ड कंसेंट। इसमें सेक्शन 5 और सेक्शन 6 हैं जो कि इन्फॉर्म्ड कंसेंट के बारे में बात करते हैं। इन्फॉर्म्ड कंसेंट का क्या मतलब है? इन्फॉर्म्ड कंसेंट का मतलब है किसी भी इंसान की आप मैंडेटरी टेस्टिंग नहीं कर सकते और उसको कोई भी आपको ट्रीटमेंट देना है, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, आप उनका एक इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेंगे। ये मेडिकल एथिक्स हैं। अगर आप किसी पेशेंट को इंजेक्शन लगाने जा रहे हैं, आप उससे बताएंगे मैं ये इंजेक्शन लगाने जा रही हूँ, ये ऑयल बेस्ड है, ये वाटर बेस्ड है, इसमें टाइम लग सकता है, तो आप मतलब कोऑपरेट करें। या मैं ये प्रोसीजर कर रही हूँ, अब मैं आपका ब्लड सैंपल निकाल रही हूँ। जो भी अच्छे हॉस्पिटल्स में कोई भी स्टाफ होते हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स, वो पेशेंट को एक्सप्लेन करके ही ये काम करते हैं। तो सिमिलरली HIV टेस्टिंग में भी और HIV ट्रीटमेंट में पेशेंट को पूरा समझाना है, इन्फॉर्म करना है और उसके बाद उसका कंसेंट लेना है। सो इन्फॉर्म कंसेंट फॉर अंडरटेकिंग HIV टेस्ट एंड ट्रीटमेंट एंड इट शुड नॉट बी मेड मैंडेटरी। ये पेशेंट की इंफॉर्मेशन और मर्जी के साथ ही हो सकता है। इन्फॉर्म्ड कंसेंट कुछ चीजों में जरूरी नहीं भी है, उसके बारे में हम अभी बात करते हैं। कंपल्शन या मैंडेटरी टेस्ट हम नहीं करवा सकते। टेस्ट शुड बी टेकन आफ्टर थॉरली इन्फॉर्मिंग द पेशेंट। तो गायनी में तो यूजुअली ये करते हैं कि एक ऑप्ट आउट टेक्नोलॉजी होती है, एक ऑप्ट आउट टेक्निक होती है, यानी कितने प्रेग्नेंट पेशेंट्स को इकट्ठा बिठा लिया और उनको अच्छे से HIV के टेस्टिंग के बारे में बताया, काउंसिल किया HIV एड्स के बारे में, और उनको बोला कि जो टेस्ट नहीं कराना चाहता वो यहाँ से उठ के चला जाए। तो ये ऑप्ट आउट टेक्निक थी
और ये यूज करते थे, और अभी भी पेशेंट के ऑप्शन ही रहती है कि वो टेस्ट कराना चाहे कि नहीं। हम लोग HIV के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते कि अच्छा 10 लोगों का टेस्ट किया, 3 को HIV है, आप जाओ, हम आपकी डिलीवरी नहीं करेंगे। ये नहीं हो सकता। पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, डॉक्टर को ट्रीट करना पड़ेगा और सभी उनको नॉर्मल ट्रीट करेंगे। इन सम केसेस इन्फॉर्म्ड कंसेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। कौन से केसेस में? अगर कोई लीगल हियरिंग में जज को लग रहा है कि इस पेशेंट का टेस्ट कराना चाहिए और वो केस के लिए जरूरी है, तो अगर ये किसी सर्वेलेंस या एपिडेमियोलॉजिकल पर्पस के लिए लिया जा रहा है, जैसे अब हम वर्ल्ड एड्स डे पे सबने टीवी पे बताया HIV से इतने पेशेंट्स इस साल प्रभावित हुए हैं, पिछले साल इतने पेशेंट प्रभावित हुए थे, पिछले साल इतनी डेथ्स हुई थी, इस बार इतनी डेथ्स हुई हैं। तो ये सारा डाटा तो आता तो वहीं से है जहां पेशेंट्स रिकॉर्ड होते हैं, पर किसी की कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच नहीं की जाती। दे ओनली डिस्क्लोज द नंबर, दे डोंट डिस्क्लोज द नेम्स और एड्रेसेस। सो उस पर्पस के लिए जो ये कंसेंट है उसकी जरूरत नहीं है। और कोई भी बॉडी पार्ट अगर हमने ट्रांसप्लांट करना है या बॉडी फ्लूइड यूज करना है, जैसे अगर हमने किसी की डेथ हो गई, उसने बॉडी डोनेट की है या आइज डोनेट की है, अगर हम वो ऑर्गन उसका ले रहे हैं, और जिंदा में भी इंसान में अगर वो अपना कोई ऑर्गन डोनेट करना चाहता है, जैसे कोई लिवर या किडनी, तो उसमें HIV टेस्टिंग जरूरी है, मैंडेटरी है, नहीं तो दूसरे पेशेंट को ये इन्फेक्शन हो सकती है। और कहाँ पे कंपल्सरी है टेस्टिंग? वहां पे ये जो पहले केसेस थे, यहाँ इन्फॉर्म्ड कंसेंट नहीं चाहिए, बाकी सब में इन्फॉर्म्ड कंसेंट चाहिए। अब मैं आपसे ये बात कर रही हूँ कि मैं आपको कह रही थी कि कोई फोर्सफुली टेस्टिंग नहीं करा सकता, पर कुछ केसेस में टेस्टिंग कंपल्सरी है, जैसे कि ब्लड बैंक्स में। अगर आप ब्लड बैंक में अपना ब्लड दे के आओगे, डोनेट करोगे, उसके बाद वो टेस्टिंग करेंगे। वो आपसे पूछेंगे नहीं कि भैया हम आपके ब्लड पे टेस्ट कर लें। उनको पता है कि ये ब्लड जिसको देना है उसकी सेफ्टी भी इंपॉर्टेंट है, तो वो उस पर टेस्ट करेंगे, और टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा तो आपको पर्सनली कॉल करके बुलाएंगे और फिर आपकी रिपोर्ट भी आपको बताएंगे कि आप अब गवर्नमेंट सेक्टर में जाके ART सेंटर में आप अपने आप को एक्सक्यूज मी अपने आप को रिलेट करो और अपना ट्रीटमेंट शुरू कराओ। तो वहां पे आपको बताए बिना किया जाता है, आपका टेस्ट किया जाता है और बता भी दिया जाता है कि टेस्ट कर रहे हैं। बिफोर टेस्टिंग एट ICTCs, तो वहां पे आपको पूरा आपके कंसेंट लिया जाता है और आपको आपकी टेस्टिंग आपके कंसेंट से की जाती है। गायनी OPD ऑप्ट आउट टेक्निक में आपको बता चुकी हूँ। और एक ही बात है कि जो जॉब्स हैं, आपने कोई जॉब ज्वाइन करनी है तो वहाँ कंपल्सरी टेस्टिंग नहीं होनी चाहिए। इसके बारे में एक केस था, नाम तो हम किसी का भी डिस्क्लोज नहीं कर सकते, बट एक सर थे जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में कोई हायर पोस्ट पे एग्जाम्स क्लियर किए थे IAS के, और फिर उन्होंने इंटरव्यू भी क्लियर कर ली, बट मेडिकल में उनको रोक दिया गया HIV के बेसिस पे। देन ही फॉट अगेंस्ट इट, local court, high court, supreme court, and he won the case after 3 years and he joined his job. So ये जो हमारे राइट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि हमें पता हो ताकि हम लड़ सकें। तो आज के 3 चैप्टर्स में हमने पहले ये बात की कि हम किन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, फिर हमने बात की कि कौन सी चीजें प्रोहिबिशन किन चीजों की है, ये एक्ट किन चीजों को प्रोहिबिट करता है, कि कहाँ कहाँ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, कहीं भी नहीं कर सकते, पर ये स्पेसिफाई की जाती है लीगली चीजें। और ये चीजें पहले होती थी, जैसे हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में, जॉब्स पे, हर जगह ये चीजें होती थी। तो उन चीजों को ध्यान में लेके जब ये एक्ट बना, तो वो सब चीजें स्पेसिफाई की गई कि आप ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। और फिर कि कहाँ पे इसमें प्यूनिटिव पनिशमेंट होगी, क्रिमिनल एक्ट कहाँ लगेगा, जहां पे कोई हेट स्पीच किसी के बारे में दे, कोई पब्लिकेशंस में किसी का नाम दे दे, या किसी के लिए फिजिकल वायलेंस इस HIV के बेसिस पे करे। और चैप्टर 3 में हमने ये पढ़ा कि हमें इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना होता है, बहुत थोड़ी सी कंडीशंस में हमें इन्फॉर्म्ड कंसेंट नहीं भी लेना होता। कंपल्सरी टेस्टिंग कहाँ होती है? ब्लड बैंकिंग में कंपल्सरी टेस्टिंग है, वहां पे जरूर टेस्ट करेंगे। ICTC में हम लोग कंसेंट के साथ ही करेंगे, और गायनी में भी कंसेंट के साथ करेंगे, ऑप्ट आउट टेक्निक के साथ। और जॉब्स में हम कंपल्सरी टेस्टिंग नहीं कर सकते। तो दिस वाज ऑल अबाउट definition of protected person, then prohibition of discrimination, and third was informed consent. तो आज की वीडियो में 3 चैप्टर, आगे की वीडियो में मैं आपसे बाकी के चैप्टर्स पे बात करूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लेट्स फाइट विद HIV। स्तम जीवम श्रद्धा, भगवान आपकी 100 साल की आयु करे।